वेलकम बैक बच्चों। तो मैं विजीत आनंद आप लोग के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लेक्चर 4 फ्री बॉडी डायग्राम लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, डिफरेंट फोर्सेस को दिखाना सीखेंगे। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अगर ये आप सीखेंगे तभी आप डिफरेंट फोर्सेस को कैसे बॉडी पे दिखाया जाता है, किस डायरेक्शन में दिखाया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है, फिर नेट फोर्स उसके ऊपर में कैलकुलेट करके हम लोग फोर्स की वैल्यू लाएंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग उस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द फोर्स। और हम लोग मोशन ऑफ द बॉडीज के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आज आपका बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है फ्री बॉडी डायग्राम। इसको अच्छे से सीखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो इसको अच्छे से सीख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जानने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस हमें पढ़ने हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं अपने पास। पहला है वेट। वेट क्या होता है? तो जब भी कोई बॉडी अर्थ पे या किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है, उसको वो बॉडी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो वेट इज व्हाट? वेट हम लोग पढ़ेंगे। वेट हम लोग जानते हैं वेट किसके बराबर होता है? एमजी के बराबर होता है। तो हम लोग वेट के बारे में जानेंगे। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है हमारा? तो नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट वाला बॉडी। अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में तो उनके बीच में एक आपस में फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। दैट इज कॉल्ड नॉट इंटरमोलिकुलर बट इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। हम लोग उसको डिटेल में आगे देखते हैं। टेंशन फोर्स क्या है? तो धागा, रस्सी में लगने वाला फोर्स। जब भी रस्सी को स्ट्रेच करेंगे या कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन आता है, तो या धागा के अंदर एक टेंशन आता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है उसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। तो टेंशन फोर्स इज जनरली अ फोर्स रेफर्ड दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग, धागा और रोप। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। स्प्रिंग फोर्स एज सेड अर्लियर, अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें उसके अंदर में एक टेंशन डेवलप होगा and that tension force in a spring is called spring force. और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अ काइंड ऑफ डिफरेंट चैप्टर ही है फ्रिक्शन पे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग इस सारे फोर्स को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं। सो पहला क्या है? वेट। वेट क्या होता है बच्चा? तो जब भी हम लोग, एक अर्थ होता है, अर्थ एक बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है एंड दैट फोर्स इज व्हाट? G m1 m2 by r square या mg। समझ में आ रहा है? तो वेट इज नथिंग बट mg। जब भी कोई बॉडी के पास मास होगा तो अर्थ उसको ग्रेविटी से खींचेगा, जी से खींचेगा, तो उस पर एक वेट लगता है। तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mg वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये बॉडी भी अर्थ को खींच रहा है, बट सिंस ये बॉडी के चलते ये मास बहुत हैवी है, तो ये ऊपर जाएगा, ये बहुत कम पॉसिबल है। ये नीचे आएगा, ये ज्यादा पॉसिबल है। सो this body also attracts earth towards itself with the same force, but earth is very 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 massy than as compared to the mass of this छोटा वाला body। तो कौन पहले अट्रैक्ट हो जाएगा? ये छोटा वाला बॉडी अर्थ की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वेट वी नो। नेक्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। तो अगर एक ब्लॉक को अगर हम एक सरफेस पे रख देते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर एक ब्लॉक को मैंने एक सरफेस पे रख दिया, तो सबसे पहले अगर इस ब्लॉक का मास m है, इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी कि नहीं खींचेगी? तो उसके सेंटर ऑफ मास से हम लोग क्या दिखाते हैं? सबसे पहले mg। ये वेट फोर्स मैंने दिखाया। सिंस ये ब्लॉक अर्थ को प्रेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के चलते वो प्रेस करेगा, तो अर्थ विल ऑल्सो प्रेस इट बैक। और हम लोग इस पे क्या दिखाएंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल इज व्हाट? नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन द टू बॉडीज आर प्रेस्ड और आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय विच टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट पुश ईच अदर। ये बॉडी जमीन को प्रेस करेगा और ये जमीन बॉडी को प्रेस करेगा। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। हाँ या ना? तो अभी बहुत सारे बॉडी में हम फोर्स दिखाएंगे, नॉर्मल फोर्स, और इसको डिटेल में समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। थर्ड इज टेंशन। तो टेंशन धागा में डेवलप होता है। ये मास है, ये मास जमीन पे mg से अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे mg लग रहा होगा, जिसके चलते ये बॉडी नीचे जाना चाह रहा है। ये बॉडी धागा पे एक स्ट्रेस लगाया, तो धागा का इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग पे एक स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आपके हाथ को पकड़ के कोई खींचेगा तो आपके मसल पे, टेंडन्स पे एक स्ट्रेसिंग फोर्स लगेगा, जो आपके मसल को टीयर अपार्ट कर सकता है। उसी तरीके से आप खींचोगे या ग्रेविटी के चलते धागा में एक स्ट्रेस आ जाएगा एंड दैट स्ट्रेस फोर्स इनसाइड द धागा इज कॉल्ड टेंस। तो धागा में धाना तन जाएगा, टाइट हो जाएगा,
तो वो धागा टाइट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में क्या डेवलप हो जाता है, एक फोर्स जिसको नाम क्या दिया गया, टेंशन फोर्स। तो पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड एन ऑब्जेक्ट बाय अ रोप, तो रोप लगाता है। तो हम लोग इसको दिखाएंगे कि कैसे टेंशन हम लोग दिखाते हैं, ये बहुत डिटेल में हमको समझना है कि अगर एक धागा दिया हुआ है, धागा पर अगर स्ट्रेच पड़ा है तो हम लोग टेंशन किधर दिखाएंगे, किस डायरेक्शन में दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स के चलती होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि धागा में बॉडी दूर है, धागा अलग है और धागा पे टेंशन लग जाए। इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट ओनली। आगे बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, ध्यान से देखो। अ डायग्राम showing all external forces acting on an object is called free body diagram। एक ऐसा डायग्राम जो बाहर का सभी फोर्स उस बॉडी पे जो लग रहा है उसको दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी पे जो अत्याचार हो रहा है वो सारा दिखाता है। बॉडी पे जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बॉडी जो अत्याचार कर रहा है वो नहीं, अत्याचार हो रहा है, हो रहा है वो सारा दिखाते हैं। वो दिखाने वाला डायग्राम को एफबीडी कहते हैं। वो दिखाने वाले डायम वाले डायग्राम को एफबीडी कहते हैं। डायग्राम को एफबीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफबीडी कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, इन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी आर रिक्वायर्ड टू चूज अ बॉडी। हम लोग कैसे करेंगे एफबीडी, तो वो बना के ये लेवल से नहीं समझ में आएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एफबीडी बनाते कैसे। तो वी चूज द बॉडी फर्स्ट, पहले हम लोग बॉडी चूज करते हैं। देन वी एक्सेस द डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, तब हम लोग सारे फोर्सेस को वन बाय वन दिखाते हैं। इससे पहले के भी दो डायग्राम में मैंने बॉडी पे पहले एमजी दिखाया, जिसके चलते एमजी जमीन को प्रेस कर रहा था, तो जमीन वापस से प्रेस बैक नॉर्मल के फॉर्म में करेगी। And all the forces are drawn on the body. The resulting diagram is known as free body diagram. For example, if two bodies of mass छोटू m and बड़ा m resting on a platform smooth floor are in contact, अगर दोनों contact में है and a force F उस पे लगता है applied on m from left as shown in the figure A, the free body of the diagram of m and m are shown in the figures B and C. तो अगर आप इसको देखने से पहले चलो मैं केस करता हूं, ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चा, यम है, और इसके साथ एक छोटू सा ब्लॉक जिसका मास कितना है, छोटा है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो फोर्स एक्सटर्नल लगाया हुआ था, एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले आप एफबीडी बनाने के लिए दो अलग अलग बॉडी को अलग अलग तरीके से देखिए, एम और फिर ये एन। सर ये दोनों तो कांटेक्ट में थे, आपने अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि जब हम एफबीडी बनाते हैं तो बॉडीज को अकेला देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो मैं भी बस एम को देख रहा हूं और फिर एम को अलग से देख रहा हूं। तो सबसे पहले एम पे देखते हैं, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा, इसके ऊपर में सर एक एमजी तो लग ही रहा होगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींच ही रहा होगा, और सिंस इट इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ इट विल ट्राई टू प्रेस द ग्राउंड, ग्राउंड को प्रेस करेगा, ग्राउंड इसको वापस से प्रेस बैक करेगा, किससे, नॉर्मल पे। किससे करेगा, नॉर्मल। इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, दैट इज एफ, हाँ या ना। सिंस एफ इसको लग रहा है तो ये बॉडी राइट साइड जाना चाहेगा, तो ये एम वाले ब्लॉक को प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो एम वाला ब्लॉक वापस प्रेस बैक करेगा। तो ये क्या अत्याचार कर रहा है वो नहीं दिखाना, इस पे क्या अत्याचार हो रहा है। तो इसको वापस से एक हिट बैक मिलेगा नॉर्मल डैश से। सर ये वाला फोर्स सेम है, नो 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 नो, ये अलग नॉर्मल है, ये ग्राउंड से मिला है और ये नॉर्मल दूसरे ब्लॉक से मिला है, इसीलिए मैंने एन डैश दिखाया। अच्छा, आप किसी को 5 न्यूटन से चाटा मारोगे तो आपका हाथ से उसके गाल पे कितने कस के फोर्स लगा, 5 न्यूटन। उसके गाल से आपके हाथ पे वापस कितना लगेगा, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन आपने उसको गाल पे मारा, आपके हाथ पे वापस हिट कितना हुआ, 5 न्यूटन का। अब इस बॉडी को अगर देखें तो वही चीज समझ रहे हैं, एमजी होगा और यहाँ क्या होगा बच्चा, यहाँ नॉर्मल डैश होगा, डैश नहीं दिखा सकते हैं, नॉर्मल बाई ग्राउंड होगा, नॉर्मल बाई ग्राउंड। ये नॉर्मल बाई ग्राउंड ही था, ये कैपिटल जी कर देते, ये छोटा जी, ये वैल्यू अलग होगा, ये वैल्यू अलग होगा। सिंस ये वाला मास उसको प्रेस कर रहा था, किसी फोर्स से प्रेस कर रहा होगा तो उसने वापस प्रेस बैक किया होगा। तो अगर एन डैश से प्रेस बैक हुआ है तो प्रेस कितने से किया होगा, एन डैश से किया होगा, हाँ या ना।
एन डैश से प्रेस किया होगा तभी तो वो एन डैश से वापस प्रेस बैक हुआ होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बना रहे हैं, दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग है, यहाँ अलग ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए। अब आप बच्चा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये एफ लग रहा है, तो ये एफ तो उस पर भी लग रहा होगा, ना 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 ना, ये एफ बस पहले ब्लॉक पे लगा है, जिसके चलते पहला ब्लॉक उसको पुश किया है। पुश कैसे किया? तो ये एन डैश से किया। सर एन डैश तो इंटरनली लगा इन दोनों के बीच में, तभी तो ये एन एम जा रहा है। एफ वाला फोर्स सिर्फ कैपिटल एम पे लगा है, छोटे वाले एम पे नहीं लगा। तो कभी भी भूल के भी ये एफ को आप इस पे नहीं दिखाना, आप नहीं दिखा सकते। अगर आप दिखा रहे हो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। बातें समझ में आ रही है? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? एमजी दिखाया, एन दिखाया, एन डैश दिखाया, एन डैश इस पे लगा। सर और कुछ? सर ये एफ वाला फोर्स छोटे वाले एम पे नहीं लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। आप डायग्राम देखो, मैच कर रहा है। सर इन्होंने एन डैश को एफ वन से दिखाया, आप किससे भी दिखा सकते हो। कैपिटल एमजी देखो, यहाँ गलती कर रहा है, ये बड़ा एमजी नहीं होगा, क्या होगा? छोटा एमजी होगा, छोटा एम था। एन टू एन वन, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। चलो देखते हैं। Important point, two forces in Newton third law never occur in the same free body diagram. दो forces action and reaction एक ही free body diagram में तो नहीं निकलेगा। This is because a free body diagram shows forces acting on a single object. Shows forces acting on a single object, एक object पे दिखाता है। An action reaction pair न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो आप एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं दिखा सकते। बात समझिए, आपको दो डिफरेंट बॉडीज पे अलग अलग दिखाना होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे दिखाते हैं और क्या उसका फीचर है? द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय विच two surfaces are in contact push each other perpendicular to the contacting surface. Contact surface के perpendicular लगता है, is known as normal reaction. देखेंगे हम लोग कैसे नॉर्मल लगता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है क्योंकि मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगता है। पुशिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉडी, पुशिंग फोर्स एक ऐसा पुशिंग फोर्स है जो बॉडी की तरफ लगता है। आपके बॉडी पे अत्याचार जो हो रहा है वो दिखाना होता है, तो इसलिए ऐसा कह रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पे आता, अकेला नहीं आता। नॉर्मल ऑलवेज अकर इन पेयर, नॉर्मल always occur in action reaction pair, always occur in action reaction pair. नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट पुल एन ऑब्जेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन किसी बॉडी को खींच नहीं सकता, पुश करता है। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, आप अगर रोटेशन चैप्टर पढ़िएगा उसमें हम लोग देखे हुए कोई भी बॉडी को स्लाइड कर रहा है तो वो जा रहा टॉगल हो जाता है, टॉगल करता है तो नॉर्मल भी शिफ्ट करता है। इसको हम लोग, ये जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, ये अच्छे तरीके से रोटेशन वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। जब टॉगलिंग होती है, टॉगल करता है कोई ऑब्जेक्ट, आप ठेल लो बॉडी को एक आप देखो, आप यहां से रखोगे, आप अगर इसको ठेल रहे हो तो ये देखो पलट जाएगा, टॉगल कर जा रहा है, मुंह गिर जाएगा, पलट सकता है। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर रख के इसको फोर्स कर रहे हो, मैं कैसे दिखाऊं, राइट नाउ अगर किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पर रख के हम अगर इसको करें तो ये मूव भी करता है, बट अगर थोड़ा ऊपर लगाए तो ये टॉगल कर जाएगा। इन दैट केस नॉर्मल शिफ्टिंग होती है। तो नॉर्मल की जो शिफ्टिंग वाली प्रोसेस है वो आपको रोटेशन वाली चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से पढ़ना भी है, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज जीरो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीरो लग सकता है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दो कंडीशन है, या तो बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट बट नॉट पुशिंग ईच अदर, हाँ या ना। अगर आप सिंपली दो ब्लॉक को रख दियो तो दोनों पे क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। अगर दो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एम एंड एम, तो क्या इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी एक बस रखा हुआ है, पुश नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उनके बीच में तो नहीं लगने वाला है। तो आपको हम दिखाएंगे डिफरेंट केसेस में, इसके बीच में अभी हमने जो बनाया था उसमें तो था। क्यों? क्योंकि उसमें साइड से फोर्स लग रहा।
अगर साइड से फोर्स लग गया तो वो उसको पुश करेगा तब तो आ जाएगा। चलो करते क्वेश्चन, तब आइडिया मिलेगा आपको। जैसे देखिए डिफरेंट केसेस आ गया जहां पे हमको नॉर्मल फोर्स दिखाना है। चलिए ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा बच्चा, देखते हैं। मेरे पास एक बॉल है, तो जरा बताइए ये बॉल पे हमको फोर्स दिखाना है। एक फोर्स तो ऑलरेडी यहां से लग रहा है जो सेंटर से पास कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स, सो द नॉर्मल फोर्सेज ऑन द फॉलोइंग। बस नॉर्मल, तो ये जमीन पे mg लग रहा होगा, एक इधर से नॉर्मल इसको मिलेगा, नॉर्मल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड। और यहां से ये बॉल फोर्स लगा रहे, तो इसको भी प्रेस कर रहा होगा, इस दीवार को भी। इधर से भी क्या मिलेगा? एक नॉर्मल बाई वॉल मिलेगा, NW। और एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे कौन लग रहा है? F लग रहा है। सर होने के लिए तो एक और फोर्स दिखा सकते हैं, mg, बट उन्होंने बोला बस नॉर्मल दिखाने के लिए, तो नॉर्मल ये दोनों लग रहा है इसके ऊपर में। आप ये देखो, अगर इस पे दिखाना चाहते हो तो मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा। इस सरफेस से एक नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल बाई वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, नॉर्मल बाई वॉल नंबर 1, और दूसरा से क्या लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल बाई वॉल नंबर 2। हाँ या ना? सर आपने सारा फोर्स दिखा दिया क्या? नहीं, बस नॉर्मल दिखाओ। एक और फोर्स इस पे लग रहा होगा, कौन सा? mg। mg मैंने नहीं दिखाया, मैं दिखा सकता हूँ। mg किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ mg। हाँ या ना? अगर उस वाले ब्लॉक पे देखते हैं, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। सर तो यहां से लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स? पहले से ये रेड है इसलिए मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। नॉर्मल बाई सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 बाई 1, इधर से नॉर्मल बाई सरफेस नंबर 2, और एक इधर क्या लग रहा होगा? mg। इसका क्या लग रहा होगा? mg। यही तीनों फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर में। और कोई फोर्स? बस दो कॉन्टैक्ट फोर्स से लग रहा है, और एक mg लग रहा है। यहां भी दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, और एक mg लग रहा है नीचे की तरफ। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, नॉर्मल बाई वॉल, नॉर्मल बाई ग्राउंड, ये दिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें फोर्स दिखाइए, ड्रॉ द FBD। अगर मैं इस पे बात करूं, ड्रॉ द FBD, ड्रॉ दी FBD। इन इन डायग्राम्स का FBD बनाना है। मान लो यहाँ पे M है, सर इस पे क्या होगा? सबसे पहले इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी mg से, तो ये जमीन को प्रेस करेगा। जमीन को प्रेस किया तो जमीन इसको वापस से प्रेस बैक करेगा, किस फॉर्म में? सर नॉर्मल। नॉर्मल mg, और कोई इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। इस पे देखते हैं, हालांकि इसका हम लोगों ने बना चुका है, फिर बना रहे हैं। एक M1 है, एक M2 है। आप कुछ मत करो, आपको सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दो। अगर फोर्स इधर से लगा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक M1 को अलग बनाएंगे, M2 को अलग बनाएंगे। FBD is drawing the forces on the block individually। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? F लग रहा है। सर F लग रहा है, नीचे क्या लगेगा? M1G लगेगा। सिंस M1G से वो जमीन को प्रेस बैक करना चाहता है, तो उसको प्रेस करना चाहता है, तो उसको वापस से प्रेस बैक मिलेगा, नॉर्मल 1, नॉर्मल 1। सर ये M2G भी लगेगा, और इधर क्या लगेगा? नॉर्मल 2 लगेगा। ध्यान दो, ये फोर्स के चलते M1 उसको M2 को पुश करेगा, तो वापस से उसको हिट बैक मिलेगा, नॉर्मल। और इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। बातें समझ में आ रही है? दोनों पे अलग अलग नॉर्मल लग रहे हैं। दिस इज। सर सेकेंड वाले बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा? नो, नहीं लगेगा। फोर्स सिर्फ पहले वाले बॉडी पे लगेगा। हाँ या ना? चलो इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। बोलिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सब पे M1G तो लगेगा ही, M2G तो लगेगा ही, M3G तो लगेगा ही, और ऊपर में क्या लगेगा? नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। सब पे अलग अलग नॉर्मल लगेगा, क्योंकि सबका वेट अलग अलग है। जितने कस के प्रेस करेगा उतना प्रेस बैक मिलेगा। एक फोर्स इस पे लग रहा है, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम दे देते हैं N डैश, इधर N डैश। ये दिखाने का तरीका होता है। इस पे क्या लग रहा होगा?
एन डैश, और दिखाने का इधर तरीका एन डैश, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो एन डबल डैश। इस पे क्या लग रहा होगा? अत्याचार दिखाते हैं। अत्याचार क्या कर रहा है वो नहीं जो इस बॉडी पे हो रहा है वो दिखाते हैं। कोई भी बॉडी पे जो अत्याचार हो रहा है वो दिखाते हैं। तो इधर से एन डैश, उधर से एन डबल डैश। हाँ या ना? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द एफबीडीज ऑफ द डिफरेंट बॉडी। आप पॉज करके प्लीज मिला लो। नेक्स्ट ये ब्लॉक आ गया है, क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो। M1 M2 है, चलो करते हैं। तो आप इसको अलग अलग बनाओगे? चलो अलग अलग बनाते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ध्यान दो। बोलो यहाँ क्या हो रहा है? सर ये M2 पे ध्यान देना। सबसे पहले अगर जब बॉडीज वर्टिकल लेयर में सजे हो तो सबसे पहले ये M2 पे एक फोर्स लगेगा, तो इसको अलग M2 थोड़ा अलग अलग बनाते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले M2 पे फोर्स लगेगा, M2 दबाएगा M1 को, M1 दबाएगा ग्राउंड को। थोड़ा M2 को पहले बनाते हैं। यहाँ M2 है और M2 का लेवल यहाँ है, फिर यहाँ पे नीचे में कौन है सर? M1। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पे क्या लगा होगा? M2G। तो ये M2G पे M2 पे M2G लगा होगा, जिसके चलते M2 हिट किया होगा किसको? M1 को। कितने से? मान लेते हैं नॉर्मल से। M2G से हिट किया तो वापस में क्या मिलेगा इसको? नॉर्मल मिलेगा। तो इसने नॉर्मल लगाया होगा। हालांकि आप बता सकते हो कि सर ये M2G से अगर इसको ग्रेविटी खींच रहा है तो ये कितने कस के M1G को दबाना चाहेगा? M2G से। तो वो बाद में इक्विलिब्रियम से आ जाएगा कि n का वैल्यू M2G ही है, बट आपको शो n से करना है। M2G मतलब ग्रेविटी लगा, उसने जमीन को, किसके जमीन को? M1 के जमीन को प्रेस किया, तो उसको एक हिट बैक मिला। कितने से? नॉर्मल से। नॉर्मल से हिट बैक मिला तो जरूर उसने नॉर्मल से मारा होगा। तो फिर ये क्या करेगा? इस पे एक M1G लगा होगा और इस पे क्या लगेगा? एक नॉर्मल डैश लगेगा फ्रॉम द ग्राउंड। और कुछ? एक नॉर्मल नीचे की तरफ, M1G नीचे की तरफ, ऊपर में हिट बैक करेगा एन डैश से। आप बोलिएगा सर M2 का वेट इस पे कहाँ लग रहा है ग्राउंड पे? M2 का वेट n बन के लग रहा है। क्या बन के लग रहा है? n बन के लग रहा है, n। और वो n की वैल्यू M2G के बराबर है, क्योंकि बॉडीज ऊपर नीचे नहीं कर रही। और क्वेश्चन देखते तब समझ में आएगा। मान लो नाउ 3 लेवल 4 लेवल का स्ट्रक्चर है, अलग अलग करके बनाते हैं। सबसे पहले M4, फिर क्या बनाते हैं? M3, फिर क्या बनाएंगे? M1, फिर क्या बनाएंगे? M। चलो बनाते हैं। सबसे पहले इस पे एक लगा होगा क्या? ग्रेविटी, M4G। तो ये प्रेस किया होगा तो इसको एक प्रेस बैक मिला होगा नॉर्मल से, नॉर्मल फोर्स। नाम दे दो नॉर्मल, नॉर्मल। चलो देखिए एन दे रहे हैं, तो इसने हिट किया होगा इससे उनको नॉर्मल से, और इसका अपना वेट होगा M3G। ये एन और M3G से हिट करेगा तो इसको वापस मिला होगा कुछ एन डैश। इसने हिट किया होगा किससे? एन डैश। और अपना क्या होगा इसके पास? M2G। ये M2G और एन डैश से हिट करेगा तो वापस इसको खाएगा, मिलेगा क्या? एन डबल डैश। इसने हिट किया होगा किससे? एन डबल डैश। और इसका अपना क्या है? यहाँ पे M1 था, इसका नाम क्या देते? एन डबल डैश। इसका अपना एक फोर्स है दैट इज M1G, और ऊपर में क्या मिला होगा? एन ट्रिपल डैश। हाँ या ना? यही हुआ होगा। पहले M4G, ये 4 M4G, M4G, M4G। हाँ या ना? बातें समझ में आई होंगी। आप वन बाय वन करके पॉज करके देखिए इसे। नेक्स्ट, अब इंक्लाइन प्लेन पे है तो आपको बनाना है क्या? एफबीडी बनाना है। आपको एफबीडी बनाना, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो रिजोल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए। मेरे पास दो चीज है, पहले एम का बनाते हैं,
और फिर इंक्लाइन प्लेन का बनाएंगे। तो पहले एन का देखिए, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक क्या लगेगा, एक अपना एक mg लग रहा होगा, और कुछ तो नहीं लग रहा होगा, एक नॉर्मल और एक mg। और इंक्लाइन प्लेन का अपना क्या होगा, एक mg होगा, इसका मास m है, और इंक्लाइन प्लेन का मास कितना मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, m। और इस पे क्या लग रहा होगा, सिंस इस पे नॉर्मल लगा होगा तो उसने नॉर्मल से हिट बैक किया होगा, तो इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, यही होगा ना। और कुछ बताइए क्या होगा, ये m इस पे नॉर्मल लग रहा है तो इसने लगाया भी होगा ना, क्यों, क्योंकि mg से ये प्रेस हो रहा है, तो इस पे एक नॉर्मल लगा होगा, नॉर्मल से हिट बैक। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज, है ना। अगर आगे बात करें, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप इसका क्या बनाओ, एफबीडी बनाओ, 10 kg। सिंस बॉडी लेफ्ट और राइट में जा रहा है तो बॉडी ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो हम लोग को ऊपर नीचे फोर्स दिखाने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। हालांकि ऊपर में एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक अपना mg लग रहा होगा, बट सर बॉडी ऊपर नीचे तो कर नहीं रहा, बॉडी पे लेफ्ट और राइट मूव करने का मीन्स पॉसिबिलिटी है, और बॉडी पे राइट में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, दो इक्वेशन तो बोल ही सकते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे नहीं कर रहा। दूसरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना है बच्चा, 10 न्यूटन का, मास कितना है 10 है, इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सर नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 जी, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, हाँ या ना। तो 100 से दबा रहा, मैं पहले भी बोला था सर, वो अगर mg से दबा रहा तो उसको हिटबैक तो mg से मिला होगा, मिलता है mg से, जिसका नाम हम लोग नॉर्मल देते हैं। नाउ 3 केसेस आर देयर, वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन इसको, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला है मेरे पास, अगर मेरे पास 10 kg है, नाउ वी विल नॉट बी शोइंग द वर्टिकल फोर्सेस क्योंकि बॉडी इज गोइंग टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वी केयर अबाउट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली। सर एक इस पे लग रहा है कितना 50 तोला, और इस पे कितना लग रहा है बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं लग रहा है, इधर ही लग रहा है 10 तोला। तो सर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट 50 इधर ही लग रहा है, 10 भी इधर ही लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है 60, मास कितना बॉडी का 10, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सर इधर कितना लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा जरा बोलो तो। सर तो फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो 50 उधर 10 इधर, नेट कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, सर 10 था, 10 इंटू ए कितना आ जाएगा सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट वर्ड, इधर कितना है राइट वर्ड, राइट वर्ड उधर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 10 kg है, यहाँ पे फोर्स का 60 डिग्री पे लग रहा है, बट उसका कंपोनेंट होगा 60 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा बच्चा, उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ, ये आएगा 60 cos 60, और ऊपर कितना आएगा 60 sin 60, कितना आएगा बोलो सर 60 इंटू, और कोई फोर्स, हाँ 60 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 60 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 10, 6 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो हाँ चलिए अब इसको देखते हैं बच्चा, अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या है अपना,
ये कह रहा है मास है 10 kg का और इस पे फोर्स लग रहा है अपना बच्चा कैसे 100 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री और इधर भी एक फोर्स लग रहा है इस पे 20 न्यूटन का। तो बताओ क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिजॉल्व दिस फोर्स इन टू डायरेक्शन 100 cos 60 डिग्री और एक ऊपर क्या लगेगा 100 sin 60 डिग्री और इधर क्या लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो 100 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/2 दैट इज 15 न्यूटन। नाउ थिंक अबाउट इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स नेट कितना हो जाएगा बच्चा फोर्स नेट हो जाएगा इधर 50 है इधर 20 है नेट इज 30 न्यूटन इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना। होपफुली यू माइट हैव गॉट द आइडिया फॉर दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर हम इसको करें तब अब इधर बॉडी है अपने पास 10 kg की ही बॉडी है। इस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक ऊपर की तरफ इधर एक ऊपर की तरफ इधर। एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल इसका कितना है 60 डिग्री है और इसका 37 डिग्री है। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक्स। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं निकालना है आपको एक्सेलरेशन निकालना है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिजॉल्व इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ 50 एंड 20 50 एंड 20। अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो सर 20 इंटू कॉस 60 ऊपर में कितना आ जाएगा 20 साइन 60 इधर कितना आ जाएगा 50 कॉस 37 डिग्री ऊपर में कितना आ जाएगा 50 साइन 37 डिग्री। हाँ या ना। तो अगर मैं रीड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चा। रीड्रॉ करूंगा तो इधर कितना फोर्स आएगा इधर कितना फोर्स आएगा 20 इंटू 1/2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 और इधर कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉस 37। जैसे ही 37 आपको मिले सबसे पहले आपका काम है 37 डिग्री पे क्या करना 354। हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा कॉस इज 4/5 4/5। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट और आप यहाँ पे याद करके लिखने की कोशिश मत करना गलती हो सकता है फिर चांसेस आपका मार्क्स रिडक्शन का। तो 40 न्यूटन आ रहा है इधर 10 न्यूटन आ रहा है। आप बताओ बॉडी किधर जाएगा। अगर इधर 40 बच्चे खींच रहे हैं उधर 10 बच्चा खींच रहा है तो बॉडी शुड गो इन द लेफ्ट साइड। सो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चा 40 में से 10 गया 30 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सिलरेशन। सो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना। यहाँ पे आसानी से हमने निकाल लिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अच्छा चलो नेक्स्ट में अपना क्या आ जाता है इंक्लाइन प्लेन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे हम लोग फोर्सेस दिखाएंगे और कैसे बॉडी मूव करेगा। तो वहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का हम लोग स्टेटमेंट एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे। तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है अपना एक वेज होता है जहां पे मींस क्या लिखा हुआ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लिनेशन इज 1 इन एक्स लेंथ में व्हाट इज द इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन इज 1। इसको लिखने का ये तरीका है बहुत जगह क्वेश्चंस में आपको लिखा रहेगा इंक्लिनेशन इज 10 इन 5। व्हाट इज द मीनिंग इंक्लिनेशन इज 10 इन 5। तो 5 ये है और 10 क्या है ये इंक्लिनेशन इज 10 इन 5 लेंथ। हाँ या ना। तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस में लैंग्वेज ऐसा लिखा रहता है एंगल ना देके तो इन दैट केस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। हाँ या ना। तो ये लैंग्वेज आपको याद रखना पड़ेगा इंक्लिनेशन इज 1। इंक्लिनेशन मीन्स काइंड ऑफ मीन्स ये लैंग्वेज है इंक्लिनेशन इज 1 इन x वैल्यूज। तो चलो नेक्स्ट देखते क्या है। केस 1 आ गया। मान लो अपने पास एक बॉडी है 10 kg का और इसको थोड़ा खुद से मैं डायग्राम समझाता हूं। मेरे पास एक इंक्लाइन वेज है 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ क्या होगा चलो देखता हूं। तो मैं बनाता हूं आपके लिए एक मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है और अगर मेरे पास एक 10 kg का ब्लॉक इसके ऊपर में रखा हुआ तो क्या हो जाएगा जरा हम इससे समझते हैं। एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ सबसे पहले आपको फोर्सेस दिखाना पड़ेगा। एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा क्या mg
और एक फोर्स इस पे क्या लगेगा, N। आप क्या करो, आप इसका आज के बाद तरीका आप सीख जाओगे धीरे धीरे। यू हैव टू रिजॉल्व दिस mg अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो थोड़ा पहले, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एंगल बन क्या रहा है। अगर एंगल थीटा है, लास्ट केस में हमारा एंगल क्या था बच्चा, 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे एंगल थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, वी विल पुट दैट थिंग। सो टेल मी, अगर ये थीटा है तो ये एंगल तो 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे सर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, इट हैज टू बी थीटा। हाँ या ना। वंस आई गेट द थीटा, सर mg को थीटा की तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, mg cos थीटा, और ये पैरेलल वाला कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। हाँ या ना। सिंस ये ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, इस नीचे की तरफ mg cos थीटा लग रहा है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल फोर्स को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 केजी ब्लॉक बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। कितना हो जाएगा बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम, बताइए। एक इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। सर क्या नीचे की तरफ ओरिजिनल फोर्स था, नो, रिजॉल्व फोर्स है, कितना है सर, mg cos थीटा, और इधर की तरफ कितना आ रहा है, mg sin थीटा। हाँ या ना, mg sin थीटा। आप बताओ सर, ये बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg cos थीटा, और नीचे की तरफ mg sin थीटा, तो ये बॉडी का टेंडेंसी किधर रहेगा, नीचे जाने का। क्यों ऊपर रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, अभी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो वी कैन से व्हाट सर, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, g sin थीटा। तो g इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री पिछले केस में। सो हमारा क्या आ जाएगा, g इंटू 1/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर g की वैल्यू 10 लेंगे तो। हाँ या ना। और सिंस ब्लॉक वेज के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वेज के ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, सो वी कैन से नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो वी कैन से नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। हाँ या ना, नॉर्मल का भी वैल्यू आ गया। चलिए सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में एक बॉडी है जिसपे ऊपर की तरफ 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आपको 10 केजी ब्लॉक पे आपको ये सोचना है 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, 40 केजी लग रहा है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन जिसपे नेट एक बॉडी पे ऊपर पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। आप बताओ ये बॉडी किधर जाएगा, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, लेट्स सी 30 था ना, 30 है, और मास 10 केजी है, मास 10 केजी है। आपको सोचना पड़ेगा किधर जाएगा। तो चलो पहले फोर्सेस दिखाते हैं। एक नॉर्मल, एक ऑलरेडी आप दिखा दो किधर, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, और इधर की तरफ क्या लगेगा, mg cos थीटा। नाउ चेक कर लो कौन सा फोर्स बड़ा है, 40 न्यूटन बड़ा है कि mg sin थीटा बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज mg sin थीटा। तो mg sin थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो सर। मास इज 10, g इज 10, sin थीटा इज 1/2, दैट इज 15 न्यूटन। सो नीचे वाला फोर्स इस 15 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी, और ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स 40 लगा है। देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा सर, 50 माइनस 40, मास कितना है बच्चा 10, इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द स्लोप, डाउन द स्लोप। हाँ या ना। एक बार बॉडी पे अपने आप बस ग्रेविटी लग रहा था केस वन, सेकेंड केस में फोर्स ऊपर लग रहा है, तब देख रहे हैं हम लोग किधर जा रहा है। तो पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ वाला फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी के कंपोनेंट वाला फोर्स। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, जो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल कितना हो जाएगा सर, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहां से नॉर्मल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास निकाल लेते हैं सर। 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, तो सर 50√3 आ जाएगा। हाँ या ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में 16 न्यूटन ऊपर लग रहा है, अब बड़ा फोर्स लग रहा है, और 10 केजी है, और ध्यान देते हैं 10 केजी है और 60 न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा है। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं।
अब क्या बोला उन्होंने, अब उन्होंने क्या किया है, ऊपर की तरफ एक बड़ा फोर्स लगा दिया है, 10 kg है, ऊपर की तरफ 60 न्यूटन लगा रहे हैं वो। कितना लगा रहे हैं? 60 न्यूटन। तो सर ओरिजिनल अगर फोर्स दिखाए तो फोर्स कैसा होगा बच्चा? एक नॉर्मल फोर्स होगा और एक कंपोनेंट वाले फोर्स होंगे। कंपोनेंट वाले फोर्स को मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूं। क्या हो जाएगा सर? एम जी कॉस थीटा, और डाउन द स्लोप क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा। सर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी थी? 30 ही थी, 30 ही रहेगी, 30 डिग्री। तो जरा दिमाग लगाते हैं। सर लास्ट टाइम वी कैलकुलेटेड एंड इट केम आउट टू बी mg sin theta is how much? 50 न्यूटन। So now upward force, upward force is greater than the upward force is greater. So body किधर मूव करेगा? So it will have a tendency to go up. So F net is equal to सर मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट अगर चेक करें हम तो ऊपर के डायरेक्शन में एफ नेट कितना हो जाएगा सर? 60 माइनस नीचे भी पुल हो रहा था 50 इज इक्वल टू मास कितना है बच्चा? 10 इंटू एक्सेलरेशन इज ए। सो ए विल बी 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। बट अगर मैं नॉर्मल निकालना चाहूँ तो स्टिल नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और वो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? तो 10 इंटू कॉस 30 इज √3/2, दैट इज 50 √3 ये आ जाएगा बच्चा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ओके। सो नेक्स्ट लास्ट केस क्या है? केस 4, जहां पे एक ब्लॉक है और एक ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। क्या बोल रहा है ये बच्चा? मैं केस आपके लिए बना देता हूं। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अब द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है ऐसा। कितना लग रहा है बच्चा? वो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लग रहा है। नाउ यू हैव टू सी कि ये बॉडी किधर जाएगा और किधर इस पे नॉर्मल क्या होगा। आपको क्या करना है इसका? ये 10 kg का ब्लॉक है, आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो यू नीड टू कैलकुलेट, चेक सब कुछ। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल फोर्स दिखाना होगा। ये क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन के पार्ट को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस बॉडी। अगर मैं अलग से एफबीडी ड्रॉ करूं उस बॉडी का, तो ये क्या है बच्चा? ये 10 kg है। इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कितना? 100 न्यूटन। और इस पे रिजॉल्व फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे? सर एक इधर लग रहा होगा एम जी कॉस 37, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक इधर कंपोनेंट लग रहा होगा एम जी साइन 37। अब ये फोर्स तो ना ही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, ना ही अलोंग द इंक्लाइन है। तो इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप एंगल बताना चाहो तो सबसे पहले आपको एंगल सोचना पड़ेगा। आप एंगल बताओ क्या हो रहा है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये टोटली वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ या ना? सो फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एंड व्हाट विल बी दोस कंपोनेंट? सर एक फोर्स का इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर आएगा कितना? एफ साइन थीटा। तो अब ध्यान दीजिए, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 10 kg है, तो एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी साइन 37 डिग्री। एक अप द इंक्लाइन क्या लग रहा है? सर एफ 100 साइन 37 डिग्री। और 10 जी और 10 जी
ये भी तो m 10 into 10 100 sin 37. सो ऊपर वाला फोर्स इज मैचिंग द नीचे वाला फोर्स, नहीं जाने ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। नॉर्मल इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं क्योंकि नॉर्मल इज ओरिजिनल फोर्स, द ग्रीन इज रिजॉल्व फोर्स। और एक ऊपर में और क्या लग रहा है, अब जो है वो रिजॉल्व फोर्स है कितना है, वो है 100 cos 37, और इधर भी कितना हो जाएगा 100 cos 37. So this 100 cos 37 in managing this 100 cos 37, so normal value will be how much? So normal will be 0. ऐसा थोड़ी है, अगर ऊपर की तरफ फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है और नीचे की तरफ 5 लग रहा है तो नेट एन कितना हो जाएगा 0। थोड़ा इस क्वेश्चन को इससे भी रिलेट कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो। अगर मेरे पास एक ग्राउंड है और मेरा एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का है, थोड़ा ध्यान लगाओ, इस पे mg कितना लगेगा आप बताओ, 50 लगेगा, 5 into 10। अगर मैं ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सटर्नल लगा रहा हूं 15 न्यूटन, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? कैलकुलेट नॉर्मल, कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल फोर्स, कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सर हम क्या बोल सकते हैं, अब एक बात बताओ, नीचे की तरफ 50, एफ एक्सटर्नल 50, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 0। नॉर्मल प्लस 50 मस्ट बी इक्वल टू 50, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 0, हाँ या ना? नॉर्मल क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, या सो लेट अस सी, नॉर्मल निकालना है। तो जब अगर ऊपर फोर्स 50 लग रहा है और नीचे वो 50 से जाना चाह रहा था, 50 से जाना चाह रहा है, ऊपर भी फोर्स 50 लग रहा है, उस समय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 0। इट विल बी अबाउट 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 टू लिफ्ट, उस समय में कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों होगा? तो उसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो सर नॉर्मल फोर्स बाद में आता है, पहले ये देखना होता है कि ऊपर की तरफ एक 100 cos 37 है और ये mg cos 37 का वैल्यू 100 cos 37 है, तो दिस टू फोर्सेज आर बैलेंसिंग, तो नॉर्मल क्यों लगेगा? नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल विल बी 0 क्योंकि ये बॉडी इज अबाउट 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 टू लिफ्ट, तो गैप आ जाएगा, देन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विल बिकम 0। तो दिस इज द सिनेरियो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस केस नाउ, चलो हमारे सामने क्वेश्चन आया, इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाते हैं। A block of mass m is released from the top of an inclined plane as shown in the figure. Find the time taken by the block to reach the ground. ये ब्लॉक को कितना समय लगेगा 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने में? तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ब्लॉक पे फोर्स क्या लग रहा है। तो ब्लॉक यहाँ पे है, अगर मैं फोर्स देखूं तभी हमने देखा था कि सर इस पे एक कंपोनेंट फोर्स एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज जी साइन 30 डिग्री, फोर्स तो ये लग रहा है mg sin 37 डिग्री, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है mg cos, सिंस द बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन और अप द इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऐसा है, देन आई डू नॉट नीड टू केयर अबाउट द परपेंडिकुलर फोर्स। मुझे परपेंडिकुलर फोर्स से मतलब नहीं होनी चाहिए क्योंकि बॉडी डाउन द हिल जा रहा है या अप द हिल जा सकता है, तो वो नीचे जाने का टेंडेंसी, क्योंकि नेट फोर्स तो नीचे की तरफ है। देन व्हाई आई विल सो नॉर्मल एंड दिस वन? सो इन द कमिंग केसेस हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग उधर का ही फोर्स दिखाते हैं, उधर का ही रिजॉल्व फोर्स दिखाते हैं जिधर बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी होती है, हाँ या ना? तो ये भी है। और तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन विल बी सर एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। एफ नेट किधर है सर, एम जी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम इज एम, एम से एम चला जाएगा, so acceleration is equal to g into sin 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, sin 30 डिग्री दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर लगा देते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेट कितना करना है, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है। तो 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक को रिलीज किया गया है। अब ब्लॉक इज रिलीज, u इज इक्वल टू 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 5 इंटू टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8t डिवाइडेड बाई 5। सो टी विल बी, टी स्क्वायर विल बी 16, सो टी विल बी प्लस माइनस 4। हम लोग सिर्फ कौन सा लेंगे, प्लस वाला, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। हाँ या ना, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपने नॉर्मल और mg cos थीटा क्यों नहीं दिखाया, व्हाई आई विल शो इट, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऐसे हो रहा है और वो परपेंडिकुलर फोर्स है। परपेंडिकुलर फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में सीखेंगे। एक अगर बॉडी, मैं इधर जा रहा हूं, अगर मेरे तरफ आपके तरफ, मेरे बॉडी पे आपके तरफ फोर्स लगेगा, मैं डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। मैं अगर ऐसे आ रहा हूं और आपके तरफ फोर्स लगा मेरे पे, तो मैं आपके तरफ मुड़ जाऊंगा, बट मेरी स्पीड नहीं चेंज करेगी, मेरा डायरेक्शन मूव कर जाएगा, मेरा स्पीड नहीं चेंज करेगा। तो परपेंडिकुलर फोर्सेज आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बॉडी नीचे जंग करके आ जाएगा। हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बच्चा क्या है इसमें। A block of mass m is placed on an inclined plane or a horizontal force F is applied on the block as shown in the figure. Find out the normal force. तो देखो यहाँ पे आंसर या हिंट थोड़ा बहुत दिया हुआ है, चलो हम लोग करते हैं। यानी ये मेरा ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल फोर्स निकालना है। सबसे पहले फोर्स दिखाओ तो। एक फोर्स F लग रहा है, मतलब F ऐसा लग रहा है F। एक फोर्स क्या लगेगा, mg, और एक नॉर्मल हम लगाते हैं, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक फोर्स इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, और एक इधर कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। और ये फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया, तो हटा दूंगा, ये कंसेप्ट वेक्टर में बताया मैंने। जब भी फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं तो हम ओरिजिनल फोर्स को हटा सकते हैं। नाउ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चा, अगर ये एंगल देखिएगा तो थीटा बन रहा है, तो थीटा तो 90, तो 90 माइनस थीटा तो थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। सर कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन, ये लाइन और एफ वाला लाइन पैरेलल, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, थीटा तो थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये फोर्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, दो कंपोनेंट आएगा क्या सर, एक फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दैट इज एफ साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा कितना, एफ कॉस थीटा। फोर्स को हम लोग हटा देंगे। नाउ इस बॉडी पे आप ध्यान दो, नेट कितना फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ, एक एफ कॉस थीटा, एक mg साइन थीटा, और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, mg कॉस थीटा। तो सर हम लिख सकते हैं नॉर्मल, सिंस बॉडी ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है, बॉडी अपने आप उछल नहीं सकता है, इसको प्रेस किया जा रहा है, तो बॉडी चिपक के ही रहेगा किसी इंक्लाइन से। तो हम लोग कह सकते हैं बॉडी कैन नॉट मूव इन द वाई मोशन, इट कैन ओनली मूव अलोंग द, नॉट वाई मोशन, बॉडी कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, so it can only move along the inclined plane or up the inclined plane. तो normal is equal to क्या हो जाएगा, f sin theta plus mg cos theta। हाँ या ना, ये अपना नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा। हाँ या ना। अगर आपको ये रिजोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स आपके वेक्टर में प्रॉब्लम है। आई कैन रिलेट कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ प्रॉब्लम है। यू नीड टू वॉच द वेक्टर सीरीज, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि सर ने ऐसे ऐसे क्यों किया है, ओरिजिनल फोर्स को क्यों हटा दिया। क्योंकि जब एक फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं, ओरिजिनल फोर्स वी रिमूव इट। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको बच्चा क्या बोल रहा है। For a system of, for a given system, find out the acceleration of the block and n acting on it. Acceleration और n बताना है, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। बॉडी किधर जाएगा, किस एक्सेलरेशन से जाएगा, नॉर्मल भी बताना है। तो इस पे पहले फोर्स दिखाते हैं। सर ये 10 kg का है, और इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा होगा, इस पे mg लग रहा होगा। mg का दो कंपोनेंट तो हम कर ही सकते हैं, एक इधर की तरफ आ जाएगा mg cos 37 डिग्री, और एक इधर क्या आ जाएगा, mg sin 37 डिग्री। इधर क्या लग रहा होगा, एक ऊपर में नॉर्मल लग रहा होगा,
और इधर इस फोर्स का हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या कंपोनेंट आ जाएगा 40। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो सर फोर्स का अगर रिजॉल्व करें तो फोर्स का आ जाएगा 40 cos 37 डिग्री, और एक इधर आ जाएगा 40 sin 37 डिग्री। तो सर ये फोर्स भी हटा देंगे, ये फोर्स भी हटा देंगे, तो हम चेक करेंगे mg sin थीटा बड़ा कि 40 cos ये बड़ा है, 40 cos 37। mg sin 37 कितना हो जाएगा सर 10, मास कितना दिया हुआ 10 kg, 10 इंटू 10 इंटू साइन 37। जैसे ही साइन 37 53 मिले आपको मार्क कर लेना है, सामने 3, ये 5 और ये 4। साइन इज परपेंडिकुलर 3/5, तो 3/5 मार्क कर दीजिए। ओके, तो 100, 5 2 जा 2 10 जा 20, 3 जा 60 न्यूटन। तो नीचे की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बच्चा सर 40 इंटू कॉस 37 इज 4/5, तो 5 8 जा टोटल 32 न्यूटन लग रहा है। तो नेट तो नीचे की तरफ बढ़ा है, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सर एफ नेट क्या हो जाएगा, एक बॉडी को नीचे 60 से खींचा जा रहा है और एक बॉडी को ऊपर, उसी बॉडी को 32, तो नेट कितना हो जाएगा 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सीलरेशन, इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ा जाए, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक हमने निकाल लिया, नॉर्मल भी निकालना है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला दो फोर्स mg cos 37 40 इंटू साइन 37। 40 इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 इज 3/5, 5 8 जा 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस 24 प्लस mg cos 37, mg cos 37 अगर ट्राई करते निकालने का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू कॉस 37 इज 4/5, 5 2 जा 2 10 जा 80 हो जाएगा। तो सर 24 प्लस 80 कितना हो जाएगा 104 न्यूटन। एंड न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स, वे नॉर्मल है, ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 104 न्यूटन। बातें समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिकैप करके देखना, बहुत आसानी से मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट। ओके, इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट। तो आप ये कभी कभी अनुभव किए होंगे या नहीं अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप अगली बार जब लिफ्ट में चढ़ोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप ऊपर वाले फ्लोर्स का अगर बटन दबाते हो तो जैसे ही लिफ्ट राइज होता है तो आपको भारीपन और वेट मीन्स हैवियर फील होता है। जब लिफ्ट राइज करने वाला रहता है आपको थोड़ा भारीपन महसूस होता है, you can experience that thing, and whenever the lift is descending down आपको एक lightedness या एक weightlessness फील होता है। क्यों होता है उसका कारण यहाँ हम लोग देखेंगे। that is all because of the normal that is being experienced by your legs from the floor of the lift। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। केस 1 क्या कह रहा है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर ये लिफ्ट है और आदमी खड़ा उसके अंदर में और लिफ्ट रेस्ट पे है, यानी एक्सीलरेशन कितना उसका 0। तो हम अगर उस बॉडी आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ध्यान दो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो काइंड ऑफ लाइक दिस होगा, उसके पे एक mg लग रहा होगा और वो mg के चलते लिफ्ट को प्रेस कर रहा होगा तो लिफ्ट से उसको नॉर्मल मिल रहा होगा। सिंस दैट बॉडी इज स्टेशनरी, लिफ्ट इज ऑल्सो स्टेशनरी, वी कैन से नॉर्मल इज इक्वल टू mg। उस केस में आपको वही फील होगा जो नॉर्मली ग्राउंड पे खड़े रहने पे फील होता है, कुछ नया फील नहीं होगा। वेट अपेरेंट कितना हो गया नॉर्मल के बराबर, वेट इज एक्चुअल कितना है mg के बराबर, तो जितना है उतना ही फील हो रहा है। चलो सेकेंड केस देखते हैं, जब लिफ्ट मूव करता है। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, सेकेंड केस देखो, अगर आप लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एक यहाँ पे खड़ा इंसान देख रहा है उसको, ये इनर्शियल फ्रेम है। अब ये मत पूछना सर इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम की चर्चा या डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम इंपॉर्टेंट है हमारे स्यूडो फोर्स के लिए। इनर्शियल फ्रेम मतलब एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा होके और उस लिफ्ट वाले इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका खुद का एक्सीलरेशन इस फ्रेम का कितना है? 0। इट इज नॉट मूविंग। मूव कर सकता है, हाँ, वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट, वो दौड़ते दौड़ते भी देख सकता है, बट इनर्शियल फ्रेम वैसे व्यक्ति को, वैसे ऑब्जर्वर को कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 हो या जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हुए दौड़ रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको उतना समझना नहीं है, आपको बस देखना है कि एक इनर्शियल फ्रेम है और वो एक लिफ्ट को ऊपर जाते हुए देख रहा है जिसमें एक आदमी खड़ा है। अगर ये आदमी खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये आदमी इक्वेशन लिखेगा फॉर हिम, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? सर ये आदमी पे फोर्स कैसा लग रहा है? एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक mg लग रहा होगा, और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ये आदमी भी ऊपर जा रहा होगा। तो नेट फोर्स एफ नेट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स बड़ा है? ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो कौन सा फोर्स नेट में आगे होगा? सर n माइनस एम जी, दिस इज एफ नेट, इज इक्वल टू मास कितना है बॉडी का? m इंटू ए। तो यहां से नॉर्मल अगर निकालना चाहे तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? एम ए प्लस एम जी। वाओ, पहले जो नॉर्मल एम जी के बराबर आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मल हमारा बढ़ चुका है और वो कितना हो चुका है? ए प्लस जी। तो कुछ वैल्यू से अपना नॉर्मल बढ़ चुका है, इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तब हमको भारीपन महसूस होता है। आप ये फील करना अगली बार लिफ्ट में जब चढ़ना, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम प्लस एम जी। आप इसको देखने की कोशिश मत करो, आप जो मैं समझाता हूँ वो समझिए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही आपको बताऊंगा एज कम्पेयर टू जो यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस इज ए केस, यानी हम बोल सकते हैं वेट अपेरेंट, एक अपेरेंट वेट जो फील होता है, एक मिथ्या वाला वेट, अपेरेंट वेट इज एक्चुअली ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना था बच्चा? mg। अगर आप एक लिफ्ट लिफ्ट छोड़ो, आप एक वेइंग बैलेंस पे खड़ा रहोगे, आपका एक्चुअल वेट कितना होगा? mg। बट यहाँ पे mg नहीं आ रहा है, mg a प्लस जी आ रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर उठ रहा है तो आपका वेट ज्यादा बढ़ गया, फील ज्यादा हो रहा है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको उसका एक कंपोनेंट स्यूडो फोर्स मिलता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो आपको एक भारीपन महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है या ऊपर के डायरेक्शन में रिटार्ड कर रहा है, जिसको क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ऊपर के केस में एक्सेलरेट ना करके रिटार्ड करना मींस बॉडी इज, ये लिफ्ट क्या कर रहा है बच्चा? लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें इंसान खड़ा है, अगर यहाँ पे स्यूडो फ्रेम वाला आदमी लड़का खड़ा रहेगा, इनर्शियल फ्रेम, और वो देखेगा तो क्या बोलेगा बोलो? सर ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा? इसके ऊपर में एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और ये बॉडी नीचे जा रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ऊपर के डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो नीचे के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया ना, वही बात है। तो क्या लिख सकते हैं? सर एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चा? सिंस बॉडी इज डिसेंडिंग डाउन, हम लोग बोल सकते हैं mg वाला चीज ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा? सर एम जी माइनस ए, आया ना? एम जी माइनस ए। यहाँ पे सर जो नॉर्मल जो आ रहा है, जो नॉर्मल फील हो रहा है, दैट इज स्मॉलर देन एम जी। तो वेट अपेरेंट इज एक्चुअली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट। वेट एक्चुअल क्या होता है? एम जी, और यहाँ पे वेट अपेरेंट कितना आ रहा है अपना? लेस देन एम जी आ रहा है, एम जी माइनस एम ए आ रहा है। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस फोर व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, फिर सेम चीज आएगा, जी माइनस से ही आएगा आराम से, क्योंकि लास्ट केस में भी सेम आया, एम जी माइनस से, वहां भी वही आया होगा, जी माइनस से। दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ऊपर की तरफ रिटार्डेशन हो रहा है मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्विवेलेंट चीज है, इसको अलग केस करने का जरूरत ही नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे ऊपर रिटार्ड हो रहा हो या नीचे एक्सेलरेट हो रहा हो, बात बराबर है। ऊपर एक्सेलरेट हो रहा हो या नीचे रिटार्ड हो रहा हो, बात बराबर है, हाँ या ना? So this is not an special case, this is actually same as third case. Next, केस 5, फिर वही बात है, नीचे की तरफ रिटार्ड करा मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा, तो फिर वही बात आ जाएगा जो पहला केस है, सेम एज केस 2, सेम एज केस 2। बॉडी नीचे की तरफ रिटार्ड कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके बना दो, सेम चीज है। टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट और तब फोर्स लग रहा है, तब हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज और नॉर्मल बिटवीन देम लगाना है। हमने अभी पढ़ा था जब कॉन्टैक्ट में फोर्स हो तो नॉर्मल कैसे दिखाते हैं, थोड़ी देर पहले।
तो आज हम इस पे क्या दिखाएंगे, जब फोर्स लगा रहे हैं तो किस तरीके से बॉडी कॉन्टैक्ट में मूव करेगा वो कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। तो पहला है 3 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। 2 बॉडीज भी हो सकता है, 3 बॉडीज भी हो सकता है। हम फोर्स लगा रहे हैं, पूरा बॉडी जिंग करके एक्सीलरेट होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, उनके बीच में नॉर्मल निकालना पड़ सकता है, और हमें एक इंडिविजुअल बॉडीज पे क्या क्या नॉर्मल लग रहा है वो निकालना पड़ सकता है। हम लोग सीखेंगे कैसे इस पे नॉर्मल निकालते हैं। चलो करते हैं। सो पहला क्वेश्चन अपने पास आ गया है और हम लोग इसको करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सीखो और तब आगे आने वाले क्वेश्चन में ट्राई करना। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। Two blocks of masses 2 kg and 5 kg are in contact on a frictionless table. Frictionless table पे है और ये horizontal force कितना लगा रहा है, 35 न्यूटन is applied to them. Find the force of contact between the blocks. Force of contact कितना है, उनके बीच में contact force कितना लग रहा है आपको निकालना है। उनके बीच में जो contact force normal लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा। Will the force of contact remain same if F is applied to M, capital M? अगर फोर्स हम इधर से लगाएं तो क्या कॉन्टैक्ट फोर्स सेम रहेगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस हमें क्या करना है, हमें 2 बॉडी बनानी है एम, और इसको फ्री बॉडी डायग्राम से एम, पहले ये मान लेते हैं। अगर थोड़ा ध्यान लगाओ एम, तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। अगर पूरे बॉडी को सिस्टम मान लेते, हम इसको क्या मान रहे हैं, सिस्टम। इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स तो बस एक एफ लग रहा है, हाँ है ना। देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सर फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 35, तो 35 न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम, सर 2 kg प्लस 5 kg 7 kg, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सामने की तरफ आ जाएगा, हाँ है ना, सामने की तरफ एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो आपको फाइंड द फोर्स ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कांटेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे अलग अलग। यहाँ पे क्या बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये अपना एम है और ये अपना कैपिटल एम है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, so do I need to show normal from the ground and mg? No, in that direction the body is not moving. Why? We will put unnecessary forces. सर यहाँ से नॉर्मल मिला है, यहाँ से नॉर्मल मिला होगा, और दोनों बॉडी कितने से एक्सीलरेट कर रहा है सर, ये भी बॉडी जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये भी बॉडी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, अगर हम फर्स्ट बॉडी के लिए लिखते हैं, फॉर बॉडी कौन सा, छोटा वाला m, पर नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं F नेट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सर F नेट कितना हो जाएगा, बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F वाला, तो F वाला बड़ा होगा, यानी F माइनस नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल इज इक्वल टू मास कितना है, छोटा वाला m 2 kg इंटू एक्सीलरेशन इज 5। सो नॉर्मल विल कम एज सर F माइनस 10, सर F की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये अपनाया किससे, सर अगर बॉडी m को ऑब्जर्व करके उसका एफबीडी लिखे, तो अगर वही चीज हम फॉर बॉडी 2 करना चाहें, ये फर्स्ट केस है, जब फोर्स किधर से लग रहा है, लेफ्ट से लग रहा है, और अगर फॉर बॉडी m के लिए सोचे, अगर हम m के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, फॉर बॉडी m, कैपिटल M, क्या हो जाएगा सर, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स नेट कितना लग रहा है सर, नॉर्मल लग रहा है, इस बॉडी पे नॉर्मल ही है जो उसको आगे की तरफ ढकेल रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास कितना है, मास 5 है, इंटू 5 कितना आ गया 25 न्यूटन। आना भी चाहिए था, ऊपर में भी 25 आया, नीचे में भी 25, इट इज मैचिंग, इट मींस दोनों वैल्यू सेम है और मैच करना भी चाहिए, यानी हमारा काम सही है। बातें समझ में आ रही है, बातें अगर नहीं समझ में आ रही है देन वी विल डू इट अगेन। पहले इसका सेकंड पार्ट करते हैं, विल द फोर्स ऑफ कांटेक्ट, जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या है 25 न्यूटन, वो क्या सेम होगा अगर मैं उस साइड से लगाऊं तो,
तो प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाई वंस अगेन, ट्राई इट बाई योरसेल्फ अगेन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखो, लेकिन सेकेंड पार्ट को खुद से ट्राई करो। मैं ट्राई कर रहा हूं आपके लिए। होपफुली आप ये आपने पॉज कर लिया होगा तब बना रहे होगे। मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है देखो, मेरे पास छोटा सा एम इधर है और कैपिटल एम इधर से है। अब फोर्स इधर से लगाया जा रहा है। फोर्स कितना? 35 न्यूटन। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम बना दूं तो जो नॉर्मल लग रहा था इधर और इधर, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट? बोलो सर। फोर्स एक्सटर्नल बाय मास ऑफ द सिस्टम। फोर्स एक्सटर्नल है 35, मास कितना है सर? 5 + 2 7, 7 अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उधर से लगाएंगे तो ज्यादा तेजी से। इधर क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एक एक बॉडी को अगर हम अलग ऑब्जर्व करें, तो अगर हम एक बॉडी को अलग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक बॉडी अलग है, यहाँ एक बॉडी अलग, अगर अलग ऑब्जर्व करें फॉर फ्री यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल, और इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल, और दोनों बॉडी क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है। ये भी एक्सिलरेट कर रहा है इधर, और ये भी एक्सिलरेट कर रहा है इधर। तो फॉर बॉडी एम, फॉर एम हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। एम क्या हो जाएगा बोलो? फॉर एम लिख रहे हैं हम सर, एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर इस बॉडी पे क्या लग रहा है सर? एन लग रहा है। तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास कितना है बच्चा? मास तो 2 था, 2 × 5 कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। ओ माय गॉड, तो नॉर्मल हैज चेंज। पिछले बार नॉर्मल लग रहा था 25 25, अब लग रहा है 10। चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे? फॉर अगर कैपिटल एम देखते हैं तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां करते हैं एफ नेट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सर बॉडी सिंस इधर जा रहा है, यानी कौन सा फोर्स बढ़ा होगा? एफ माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 5 × 5। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चा? नॉर्मल इज इक्वल टू एफ माइनस 25, दैट इज 35 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाँ या ना? देखो दोनों का सेम आ रहा है, मीन्स आवर वर्क इज करेक्ट। एंड उनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स है वो बदल जाता है जब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करते हैं। सर ये क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स प्रेशर जो है वो हैवियर बॉडी से आ रहा है तो वो अलग तरीके का होगा, और लाइटर बॉडी से आ रहा है तो वो अलग तरीके का होगा। सो इट इज द फिजिक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये फिजिक्स है, इसीलिए आप आंख बंद करके नहीं बोल सकते इधर से करेंगे तो सेम आएगा, उधर से करेंगे तो सेम आएगा। नो, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड देन चेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते, बहुत मजा आया क्वेश्चन करके। नाउ इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए बच्चे, एवरीबॉडी। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। इसमें तो 3 ब्लॉक्स है, तो इसको ध्यान से करते हैं। चलो करते हैं इसको। सर 3 blocks of masses 1 kg, 1.5 kg and 2 kg are kept in contact with each other on a frictionless surface as shown in the figure. Okay, frictionless है. Find the horizontal force needed to push the block as a single unit with an acceleration of 4 meter per second square. B, the resultant force on each block. C, magnitude of contact force between the blocks. बहुत easy है। सबसे पहला पार्ट बोल रहा है, सबसे पहला पार्ट बोल रहा है, उससे पहले हम इसको एक सिस्टम बना लेंगे और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कितना फोर्स लगा दें जो पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो सर फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 1 + 2 + 3 + 4.5 into acceleration is 4, 5 4 जा 20, 2 18, so it is like 18 न्यूटन हम लगा देंगे। सेकंड क्या? रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे हमको फोर्स चाहिए, तो एफबीडी बना दो। एफबीडी में यहाँ M1 रख दो, थोड़ा आगे F2 रख दो, और थोड़ा आगे F3 रख दो। थोड़ा दिमाग थोड़ा सा शो करो फोर्सेस को, शो करते फोर्स को। सर कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स ये हर एक ब्लॉक पे बताना है। इधर F लग रहा होगा, इधर से क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। यहाँ इनके बीच में नॉर्मल 1 लग रहा है, इसके बीच में नॉर्मल 2 दिखा देते हैं, हाँ या ना? तो इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल 1,
इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल 1, इधर से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल 2, इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल 2, और पूरा सिस्टम किधर एसिलेट कर रहा है, इधर एसिलरेट, इधर एसिलेट, इधर एसिलेट, एसिलरेट एसिलरेट एसिलेट, सेम एसिलेशन। तो अगर मैं नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक लगाना चाहूँ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, सो फॉर M1 हम लोग M1 के लिए काम करें, चलो फॉर M1, अगर M1 के लिए काम करें तो ध्यान दो मैं लिख रहा हूं, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ रिजल्टेंट जो हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स, मास कितना है इसका M1 का, M1 का 1 है, और एक्सीलरेशन है फोर्स, कितना आना चाहिए 4 न्यूटन, आ रहा है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन निकालना है मुझे। M2 की बात करें, फॉर M2 नेट रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, फॉर M2, ये आपसे नॉर्मल फोर्स नहीं पूछा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यहां भी लिख सकते हैं सर एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू M2 इनटू एक्सीलरेशन। M2 कितना है 1.5 इनटू एक्सीलरेशन इज हाउ मच 4, तो 6 न्यूटन आना चाहिए रिजल्टेंट। और F3 के लिए क्या हो जाएगा, M3 के लिए सर नेट एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मास 2 इंटू 4, 8 न्यूटन आ जाएगा। नाउ थर्ड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, अब तुमको बोर्ड है कि N1 और N2 का वैल्यू निकालो, तो ध्यान दो सर N2 की वैल्यू अचानक से हम आराम से निकाल सकते हैं अगर M3 को सोचे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए फॉर M3 हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं सर, उस पर और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, बस N2 लग रहा है। सर N2 इज इक्वल टू मास ऑफ 3 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द होल बॉडी, मास ऑफ 3 कितना है 2 इंटू 4 8 न्यूटन, तो N2 की वैल्यू आ गई, आराम से आ गई। अगर N1 की वैल्यू हम निकालना चाहे तो फॉर M2 ध्यान दो तो जरा, M2 अगर देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं सर, M2 बॉडी राइट साइड जा रही है, कौन सा फोर्स बढ़ा हुआ N1, सर N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2.5 1.5 इंटू एक्सीलरेशन इज 4, तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज N1 इज इक्वल टू 14 न्यूटन हो जाएगा, हाँ या ना। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको। सर अगर हमें वेरीफाई करना चाहे तो वी कैन वेरीफाई यूजिंग व्हाट, मास M1। अगर मैं वेरिफिकेशन करना चाहूं फॉर M1, जरा चेक करते हैं सर, M1 के लिए क्या सकते, बॉडी राइट साइड जा रहा है, तो फोर्स माइनस N1 इज इक्वल टू, पहला मास कितना है 1 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अपना कितना बच्चा 4 है, इंप्लाइज N1 इज इक्वल टू फोर्स माइनस फोर्स, तो फोर्स कितना है बच्चा, फोर्स माइनस फोर, फोर्स है अपना, फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर्स अपना निकाले थे ना 18 माइनस 4 दैट इज 14 न्यूटन, चेक करो 14 मैच कर रहा है, मीन्स आवर वर्क इज करेक्ट है, तभी आप मैच कर पा रहे हैं, अदरवाइज कुछ और आ जाता। तो सर N2 हम इससे निकाल सकते हैं, N1 इससे निकाल सकते हैं, वेरीफाई इससे भी कर सकते हैं, या N1 इससे भी निकाल सकते थे, निकालने के बाद N2 यहां से निकाल लेते और वेरीफाई कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे, सर 2 kg, यहाँ 2 kg है और 3 kg है, और इस पे क्या लग रहा है सर, एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तो क्या हो जाएगा बोलो सर, अगर हम इसको एक सिस्टम बना ले तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पहला हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर, फोर्स नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है सर 30 डिवाइडेड बाय मास कितना हो जाएगा 5, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg बहुत इजी है, तो आप आराम से सर 2 kg ब्लॉक को यहां दिखा देंगे और 3 kg ब्लॉक को यहां दिखा देंगे। पूरा सिस्टम किससे एक्सीलरेट कर रहा है 6 से, यहाँ 6 से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है एक्सीलरेशन। तो बोलो मैं अगर फोर्सेस दिखाऊं तो क्या लग रहा होगा सर, इधर 30 न्यूटन लग रहा होगा,
और इधर नॉर्मल लग रहा होगा, इधर नॉर्मल लग रहा होगा। अगर मैं 3 kg के लिए ब्लॉक के लिए लिखूं क्वेश्चन फॉर 3 kg ब्लॉक, सर क्यों 3 kg के लिए लिख रहे हो आप, क्यों आप इसके लिए नहीं लिख रहे हो, क्योंकि वहां एक ही फोर्स है, डायरेक्ट आ जाएगा। सर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट कितना, नॉर्मल इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 18 न्यूटन, इजी पीजी। अगर आप एक वो वाला सेलेक्ट करते हो तो एक ही फोर्स से आ जाएगा, अदरवाइज आपको 30 माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू 6 रखना पड़ेगा। सो वेरी इजी, हम लोगों ने हार्ड क्वेश्चन इससे ज्यादा किया था इससे पहले। चलो ये वाला 3 ब्लॉक के लिए करते हैं। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन एफ एक्सटर्नल बाय मास ऑफ द सिस्टम। एफ एक्सटर्नल अगर मैं इन तीनों को अगर एक सिस्टम बना दूं तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो होता है ना वो पेयर में आता है, वो कट जाता है। नॉर्मल फोर्स जो होता है पेयर में आता है, वो कट जाता है। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए। 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 प्लस 2 10 आई थिंक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड आपको N1 N2 चाहिए, तो चलो पहले 5 kg ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं। तो सर अगर मैं 5 kg का देखूं और 3 kg का देखूं तो 5 kg पे क्या लग रहा होगा, तो राइट साइड में N2 लग रहा होगा, इन्होंने बोला N2, और इस पे क्या लग रहा होगा N2, और इधर से क्या लग रहा होगा N1, और दोनों बॉडी किससे एक्सिलरेट कर रहा है ऊपर में, तो 6 से। एक्सिलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सिलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग अगर लिखें फॉर 5 kg ब्लॉक तो क्या लिख सकते हैं बोलो सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30, हाँ है ना। और एन फॉर 3 kg ब्लॉक क्या लिखेंगे, फॉर 3 kg ब्लॉक सर बॉडी राइट में जा रहा है, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज, N1 क्या आ जाएगा बच्चा, N1 इज इक्वल टू 18 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 30, 48 न्यूटन, हाँ या ना। एक आ रहा 30 न्यूटन, एक आ रहा 48 न्यूटन, एक आ रहा 30 न्यूटन, एक आ रहा 48 न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस बार 4 सिस्टम है, 4 kg 4 ब्लॉक का सिस्टम है, चलो इसको ट्राई करते हैं। सो सबसे पहला है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के लिए आप इसको क्या करोगे, एक सिस्टम बना दोगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17, 17 3 20, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना। सेकेंड नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल 3, नॉर्मल 1 2 3 आपको निकालना है, तो आप इन तीनों बॉडीज को आप देखो जरा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाऊं तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आराम से दिखे। सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है 80 डिवाइडेड बाय मास कितना है 10 प्लस 13 प्लस 18 बाय 20 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ थिंक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम। सर यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 10 kg है, और यहाँ पे 3 kg है। चलो फोर्स देखो सर, इधर 80 न्यूटन लग रहा है, इन दोनों के बीच में सर N1 है, तो इस पे क्या लगेगा N1, इस पे इधर से क्या लगेगा N1, इधर से क्या लगेगा N2, इस पे क्या लगेगा N2, इस पे वापस क्या लगेगा N3, और इस पे क्या लगेगा N3। और सारे बॉडीज पे एक्सीलरेशन राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ एक्सीलरेशन कितना आया है 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए लिखते हैं फॉर, तो सेकेंड आपको क्या चाहिए N1 N2 N3, सबसे पहले लास्ट वाले के लिए करते हैं। फॉर
3 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, n3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 4, क्या आ जाएगा 12 न्यूटन। पहला ये आ गया। सेकेंड, फॉर 10 kg, तो 10 kg के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, फॉर 10 kg हम लिख सकते हैं, बॉडी राइट में जा रहा है तो n2 माइनस n1, n3 की वैल्यू कितनी है, n3 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन इज 4, इंप्लाइज n2 क्या हो जाएगा बच्चा 40 प्लस 12 52, 3 फॉर 5 kg, फॉर 5 kg हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, n1 बॉडी राइट में जा रहा है तो आराम से हम लिख सकते हैं क्या सर, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। n1 क्या हो जाएगा सर 20 प्लस n2 की वैल्यू क्या आई है 40 प्लस 12 52 न्यूटन, 52 दैट इज 72 न्यूटन, हाँ या ना। और n1 की वैल्यू 72, n2 की वैल्यू 52, तीन आंसर आ चुका है अपना। और n1, n2, n3 की वैल्यू कितनी आई है 12 न्यूटन, यानी तीनों हमारी आ चुकी है। So it's not a big deal. You can also verify the value of n1 by using the equation of 2 kg. आप 2 kg यूज करके वेरीफाई कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूं। फॉर 2 kg क्या लिख सकते हैं बोलो सर, बॉडी राइट में एक्सीलरेट कर रहा है सो 80 माइनस n1, n1 की वैल्यू निकालनी है, n1 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 4, तो n1 इज इक्वल टू 80 माइनस 8, 72 न्यूटन आना चाहिए। देखो तो कितना आ रहा है 72 न्यूटन, हाँ है ना। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अगर 4 मास भी दिया रहेगा तो। नेक्स्ट 3 मास है, आपको अगेन निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, पॉज करके प्लीज ट्राई करो, मैं आपके लिए लास्ट सॉल्व कर देता हूं। पॉज करके आप इसको ट्राई करो, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। चलो पहला पहला अगर मैं इसको पूरे सिस्टम मानूं क्या हो जाएगा सर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स नेट बाय मास ऑफ द सिस्टम। फोर्स नेट कितना हो जाएगा सर 120 बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 7 दूनी 9, 9 11 20, 20 20 40, सो इट इज 40, 40 40 कट गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या है n1 n2 n3, अगर मुझे n1 n2 n3 चाहिए तो आप बस लास्ट वाले के बारे में सोचो। चलो पहले लास्ट वाले के बारे में सोचते हैं। 20 kg, 20 kg पे नेट फोर्स किधर लग रहा होगा बच्चा, एक n3, n3 इधर लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन उस बॉडी पे किधर होगा, एक्सेलरेशन सामने की तरफ होगा और कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कर देंगे बोलो सर, फॉर किस बॉडी के लिए 20 kg बॉडी के लिए n3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है तो मास अपना 20 kg है और एक्सेलरेशन इज 3, ये कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। अगर मैं 11 kg की बात करूं तो मैं यहीं से दिखा सकता हूं, इस पे क्या लग रहा होगा, एक n3 लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा एक n2 लग रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर 11 kg राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो n2 माइनस n3 इज इक्वल टू 11 इंटू 60, 11 इंटू 3 मास इंटू एक्सेलरेशन, so n2 इज इक्वल टू 33 प्लस n3 का वैल्यू 60, तो क्या आ जाएगा 60 प्लस 30 93 न्यूटन। अगर मैं n1 की यहाँ पे क्या लग रहा होगा सर इस ब्लॉक पे, अगर मैं इसका सोचूं तो इधर क्या लग रहा होगा n1 लग रहा होगा। तो फॉर 7 kg अगर लिखना चाहूं तो आप आराम से फॉर 7 kg ब्लॉक, 7 kg ब्लॉक पूरा राइट साइड में जा रहा है तो n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या है पीछे आ रही है, n2 की वैल्यू सर इस पे क्या लग रही होगी पीछे लग रही होगी n2, n2 कितना हो जाएगा बोलो, n2 पीछे की तरफ लग रहा होगा, n2 की वैल्यू कितनी आई है 93 इज इक्वल टू मास
7 इंटू 3, N1 कितना आ जाएगा सर 93 प्लस 21 4 11 114 न्यूटन। सर N1 N2 N3 मेरी आराम से आ गई। सो होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड कि कैसे 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक सिस्टम को हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फोर्स ए बी, ये आप खुद से ट्राई करना और ट्राई करना सॉल्व करने का। सो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा और प्लीज दिस इज एज योर होमवर्क। होपफुली ये होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। सो इट इज एन होमवर्क, प्लीज ट्राई दिस वन, ट्राई टू आंसर गेट इन टर्म्स ऑफ एम। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।